स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं आज रसायन विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है आपका द्रव यानी कि मैटर। ये थ्योरी पार्ट लेकर आ गया हूं और इस थ्योरी पार्ट में आप लोगों को बहुत ही जानकारी मिलेगी। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये थ्योरी ऐसी है जिस थ्योरी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और एक लाइन में आंसर आपको देना रहता है। आपको सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि द्रव की कौन सी अवस्था होती है या फिर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ये सभी इस थ्योरी में है और आपको इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और एक लाइन में आंसर आता है। आपको फ्री के मार्क मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो द्रव है, मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है, आपके बुक में भी है और हम लोग यहाँ पर इसको जानेंगे कि क्या होता है मैटर यानी कि क्या होता है द्रव। तो द्रव क्या होता है? ब्रह्मांड। सबसे पहले हमको एक एक चीज यहाँ पर नोट करके पढ़ना है कि जो ब्रह्मांड जो होता है वो दो अवयव से मिलकर बना होता है, यानी कि दो चीजों से मिलकर बना होता है। वो कौन सा होता है? द्रव तथा ऊर्जा, ठीक है। द्रव तथा ऊर्जा से मिलकर बना होता है। हमारा जो पूरा ब्रह्मांड होता है वो द्रव तथा ऊर्जा से मिलकर बना होता है। और अगर हम लोग ये कहें कि द्रव्य जो है हम किसको कहते हैं, द्रव्य किसको कहते हैं, तो जो भी कोई भी चीज हुआ जो स्थान घेरता है, यहाँ पे द्रव्य होगा, द्रव्य तथा ऊर्जा। तो जो भी स्थान घेरता है, ठीक है, जिसमें भार होता है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव बोलते हैं। तो तीन चीज आपको पॉइंट याद रखना है कि द्रव के बारे में, कि जो भी स्थान घेरे, मान लीजिए अगर ये गिलास है, गिलास की बात, क्या गिलास क्या पेन ही ले लेते हैं, जो स्थान घेरे जिसमें भार हो, स्थान घेर रहा है बिल्कुल ये इतना कवर कर रहा है, ये स्थान घेर रहा है जिसमें भार हो, कुछ न कुछ जिसमें भार हो और जिसको हम लोग महसूस कर सके, उसको क्या कहते हैं हम लोग? द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना दूसरा क्या हम लोग का? भार तथा द्रव्यमान। एक एक पॉइंट है, आप लोग को पॉइंट से ही नंबर मिलते हैं, पॉइंट से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा है हम लोग का कि भार तथा द्रव्यमान। तो भार तथा द्रव्यमान क्या होता है? भार वो होता है, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग करते हैं फिर उसके बाद समझा जाएगा। तो भार क्या होता है? पृथ्वी की तरफ आकर्षित होने वाला बल, इसका मान अलग अलग होता है। तो मतलब कि अगर कोई भी वस्तु है पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रही है तो उसमें भार होगा, ठीक है। और द्रव्यमान किसी वस्तु की निश्चित मात्रा जो सभी जगह समान हो। तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा लेकिन अब समझ में आएगा। क्या होता है भार? भार बराबर ये हम लोग जो होता है W बराबर mg, मतलब कि अगर कोई वस्तु है तो उसमें भार है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर से नीचे आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए गेंद है तो गेंद ऊपर से ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण यानी कि G है, ठीक है। तो जब भी किसी वस्तु में G होगा तो वो क्या होगा? उसमें भार होगा। और द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान मतलब कि वस्तु, जैसे कि मान लीजिए अगर हम ये गेंद है, इस गेंद को हम अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे, इस गेंद को अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका मान मान लेते हैं इसका जो मेन भार है वो 2 kg है, 2 किलो का है। तो इसको हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो ये 2 किलो का ही रहेगा। लेकिन जब हम इसको पृथ्वी पर ले आएंगे तो ये 20 kg का हो जाएगा। कैसे? क्योंकि द्रव्य जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी तो 10 का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 10 यानी कि 10 दूनी 20 हो गया ना। तो यानी कि ये 20 kg का हो जाएगा पृथ्वी पर। और द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि जो उसका एग्जैक्ट वेट होता है, मतलब कि चाहे वो चंद्रमा पर ले जाए चाहे वह मंगल ग्रह पे कहीं भी ले जाए तो उसका केजी जो है वो किलो जो है वो 2 ही होगा। तो द्रव्यमान जो होता है वो सेम होता है लेकिन भार जो होता है वो बदलता रहता है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, इसका मान अलग अलग होता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है इसका हर जगह समान होता है। 2 किलो का है द्रव्यमान, यानी कि मास अगर 2 किलो का है तो वह मंगल के पर भी 2 किलो का ही रहेगा, चंद्रमा पर भी कहीं भी ले जाएंगे वो 2 किलो का ही रहेगा। लेकिन भार जो है वो चेंज होता रहता है जगह के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? देखते हैं हम लोग क्या होता है ऊर्जा हमारा। तो ऊर्जा जो होता है वो होता है जिसका भार न हो, जिसका आकार न हो, लेकिन हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। ऊर्जा क्या होती है? जिसका कोई भार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। वो हमारा क्या आ जाता है? ऊर्जा में आता है। और अगर पूछे आपसे कि ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, तो ऊर्जा की परिभाषा ये होती है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में जैसे कि मान लीजिए प्रकाश हो गया, प्रकाश भी एक अपने आप में एक ऊर्जा है। ऊष्मा, इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है? विद्युत भी एक प्रकार की ऊष्मा है। और ध्वनि ये भी हमारी एक ऊर्जा है। मतलब कि एनर्जी, वो हर एक चीज एनर्जी है जिसको हम लोग महसूस करने सकते हैं, या फिर कार्य करने की क्षमता, यानी कि जो कार्य करने की पावर होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं, जिसकी वजह से कोई कार्य हो सकता है, ठीक। उसके बाद से हमारे आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जो कि उन्होंने एक
सूत्र दिया था E बराबर mc² और इस E बराबर mc² को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, E बराबर mc² का। तो यहाँ पर क्या होता है, E बराबर क्या होता है, उत्पन्न ऊर्जा। तो आइंस्टीन के अनुसार ये कहा गया था, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आइंस्टीन के अनुसार क्या कहा गया था, तो क्या कहा गया था, तो आइंस्टीन ने ये कहा था कि एक अगर कोई मास है, मतलब कि अगर कोई द्रव्यमान है, तो अगर वह द्रव्यमान अगर नष्ट होता है, वह मास नष्ट होता है, तो वह अपने ऊर्जा, उतनी ही ऊर्जा जितना वह नष्ट होगा उतनी ही ऊर्जा वो क्या करेगा, मुक्त करेगा। यदि द्रव्य नष्ट होता है तो उसी के जितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ये किसने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था कि अगर कोई द्रव्यमान जितनी मात्रा में जलता है उतनी ही ऊर्जा वो मुक्त करता है। ये आइंस्टीन के अनुसार था। E बराबर mc², आप लोग को याद रखना है, जिसमें E क्या है, उत्पन्न ऊर्जा, और m मतलब कि जो मास है यानी कि द्रव्यमान, जो नष्ट द्रव्यमान है, m बराबर क्या है, नष्ट द्रव्यमान, और c बराबर क्या है, प्रकाश का वेग। आपको ये सब लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग का है कि जो अवस्थाएं होती हैं, वो अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए अब इसमें देखा जाता है कि अवस्था क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टेट ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं, जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं वो कैसी होती हैं। तो द्रव्य की जनरली हम लोग कितनी अवस्था पढ़ते हैं, हम लोग द्रव्य की जनरली 3 ही अवस्था पढ़ते हैं। कौन सी 3 अवस्था पढ़ते हैं, कौन कौन सी, एक तो ठोस, और दूसरी द्रव, और तीसरी गैस। लेकिन इन सभी से अलावा भी 2 और भी अवस्थाएं जुड़ चुकी हैं हम लोग के साथ में, तो वो भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इस द्रव की अवस्थाओं में, द्रव्य की अवस्थाएं मतलब स्टेट ऑफ मैटर में पहली अवस्था आती है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है, यानी कि सॉलिड स्टेट, जिसके आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जिसके आकार व आयतन जो है वो दोनों निश्चित हो गए। मान लीजिए अगर ये ईंट है तो इसका वॉल्यूम, यानी कि ये इसका वॉल्यूम है, ये आयतन है, ये आयतन भी निश्चित है, ठीक है, और इसका आकार भी, यानी कि ये 4 कोण का है तो ये 4 कोण का ही रहेगा, वर्ग है तो वर्ग ही रहेगा। तो ये होता है हमारा ठोस, कि जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, ये बदलेगा नहीं, आयतन इसका बदलेगा नहीं, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ठोस की परिभाषा हो जाती है कि जिसके आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठोस अवस्था बोलते हैं। ठोस में आप लोग जानते हैं सब चीज होते हैं, जितने भी सॉलिड होते हैं सब ठोस में आते हैं। दूसरी अवस्था होती है द्रव्य अवस्था, द्रव अवस्था। द्रव और द्रव्य में बहुत फर्क होता है। तो द्रव अवस्था होती है जिसके आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो लेकिन उसके आकार निश्चित नहीं होते हैं। आयतन का मतलब जैसे कि वॉल्यूम उसका निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर हम लिक्विड को अगर हम एक गिलास में रखेंगे तो भी उसका आकार गिलास के जैसा हो जाएगा, अगर इसको हम लोग एक थाली में रख देंगे तो उसका आकार थाली जैसा हो जाएगा। तो द्रव का क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है, वॉल्यूम तो निश्चित होता है, यानी कि वो पानी है तो पानी ही रहेगा, लेकिन उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। अगर उसको हम लोग गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, अगर उसको हम लोग किसी और भी चीज में डालेंगे, मतलब जिस चीज में डालेंगे वो उसका आकार ले लेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो द्रव होता है उसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से आते हैं तीसरे नंबर पे हमारा क्या होता है, गैसीय अवस्था होती है। गैसीय अवस्था क्या होती है, जिसके आकार व आयतन, यहाँ पर आयतन है, जिसके आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हों, यानी कि गैस जो होती है उसका आकार भी नहीं निश्चित होता है। अगर हम बात करें आकार की तो वह अगर यहाँ पर गैस हम निकालते हैं, यहाँ से मान लीजिए अगर सेंट हम मारते तो ये पूरा जगह फैल जाता है, यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, पहले तो वॉल्यूम इतना था, लेकिन जब इसको हम लोग स्प्रे कर दिए तो ये पूरा कमरे में फैल जाता है, यानी कि इसका वॉल्यूम अब इतना बड़ा हो गया। तो ये इसका आयतन जो है वो भी नहीं निश्चित रहता है। आकार की बात करें तो बिल्कुल आकार भी नहीं निश्चित रहता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक गिलास में इस गैस को रखेंगे तो ये गिलास का आकार लेगा, पूरे इसके अणु दूर दूर तक फैल जाएंगे। अगर इसी को हम एक बड़े ड्रम में रख दें, इतने बड़े ड्रम में रख दें, तो ये इस ड्रम का आकार ले लेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जो गैस होती है उसके ना ही वॉल्यूम यानी कि जो आयतन होता है वो भी नहीं निश्चित होता है, और जो आकार होता है वो बिल्कुल भी नहीं निश्चित होता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं ठोस द्रव गैस के बारे में, कि जो ठोस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ठोस के अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, इतना पास पास होते हैं। ठीक है, जो ठोस के अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। और जो द्रव के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो इनमें बल होता है, द्रव के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, इसमें बल जो होता है वो थोड़ा दूर दूर है, मतलब कि बल जो है वो कम लगता है क्योंकि इसके अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक, और गैस के अणु जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं, एक तरह समझ जाइए आप। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा गया ये भी एग्जाम में आपके बहुत क्वेश्चंस घुमा के कि ठोस है
तो ठोस के अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, यानी कि इनके अणु के मध्य जो बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बल होता है, ठीक है। और इसमें सबसे कम बल होता है, जो अणुओं के मध्य बल जो होता है वो सबसे कम बल होता है। किसमें, गैस में सबसे अणुओं के मध्य सबसे कम बल कौन सा होता है, सबसे मतलब सबसे कम क्या होता है, बल होता है। सबसे कम बल किसमें होता है, तो गैस के अणु में, और सबसे ज्यादा बल किसमें होता है, तो ठोस के अणुओं में होता है। उसके बाद से हमारी चौथी अवस्था आती है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था हमारी चौथी अवस्था होती है। अब यहाँ पर इसका देखिए, कई पदार्थ ब्रह्मांड में आयनित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कई पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि ब्रह्मांड में हम लोग के आयनित अवस्था में पाए जाते हैं, जिससे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। यही हमारी होती है चौथी अवस्था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो द्रव है, द्रव की चौथी अवस्था कौन सी है, तो वो कौन सी है, प्लाज्मा है। कई पदार्थ ब्रह्मांड में आयनित अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सी अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है, ठीक। उसके बाद से लास्ट हमारा आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये हमारी पांचवी अवस्था होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग 3 ही अवस्था पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पर 5 अवस्था पढ़नी है। और मैंने बता दिया वो 5 अवस्था क्या होती है। तो यह ताप तथा दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में देखी जाती है, कि मतलब कि जब ताप और दाब एक स्पेशल कंडीशन होती है जहां पर हम लोग ना ही ठोस, द्रव, गैस और ये सब चीज नहीं लागू होती है, वहां पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का ही प्रयोग किया जाता है। वहां का मतलब उसको डिफाइन करने के लिए 5वीं अवस्था का ही हम लोग वहां पर प्रयोग करते हैं, वहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो यही थे आपके आज के लिए, सिर्फ इतना ही रहेगा। कल फिर दूसरी वीडियो बनेगी, तो उसमें इसके आगे की अवस्थाएं पढ़ाई जाएंगी जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट जो भी हम पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इन सभी से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप किसी को भी स्किप नहीं करेंगे। और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हम पेड क्लास भी हम लोग का आता है, तो पेड क्लास के लिए नंबर है 75 25 81 80 38। इस पर आप लोग पेड क्लास पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और आपको पेड क्लास में हम लोग मैथ के 50 चैप्टर देंगे, केमिस्ट्री के 24 चैप्टर देंगे और फिजिक्स के 24 चैप्टर देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ में 5000 क्वेश्चंस के PDF देंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मायने रखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितने लोग वीडियो देखे हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल जरूर लाइक करेगा। थैंक यू।